नो प्रॉब्लम। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करें और आपसे रिक्वेस्ट करने के साथ प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। ओके, सो हमारा मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। पहला तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था, जिसके लिए हमने कहा हर लिहाज से नंबर 1 तरीका है, बस एक ही विलन कैरेक्टर था उसमें और वो थी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एक वेरिएबल थिंग है। दुनिया में कुछ जगहों पर ऐसी सूरत हाल है जहाँ बिजली इंतहाई सस्ती है, बिकॉज वहाँ अगर हम हाइड्रल पावर से बिजली बना रहे हैं, नेचुरली वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पानी से बिजली बनाई जा सकती है, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज में है जहाँ माशाल्लाह हम अब भाषा डैम बना रहे हैं। तो उस किस्म के इलाकों में बहुत मज़े से पानी को किसी भी हाइट से गिराकर हाइडल पावर से बिजली बनाई जाती है, तो वो इंतहाई सस्ती पड़ती है। तो वहाँ ऐसे प्लांट लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ कराची जैसे इलाके होंगे जहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ बिजली जो बनती है, जो हमारे पास हैं सोर्सेज, तो के इलेक्ट्रिक वाले अपनी बिजली बनाते हैं, वो फर्नेस ऑयल को जला के बनाते हैं और उस सूरत में वो इंतहाई महंगी बिजली बनती है। तो फिर इंडस्ट्री वाले तो नहीं प्रेफर कर सकते ना उसको। तो इसका मतलब ये है कि फॉर सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इट विल बी एन आइडियल मेथड एंड फॉर सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इट इज नॉट। तो वो जहाँ के लिए आइडियल नहीं है, मैंने फिर कहा कि उन्हीं के लिए हमारे पास स्टोरी नंबर 2 थी, और वो थी स्टीम कोक प्रोसेस। और भी है महाराज। स्टीम कोक प्रोसेस में मैंने जो कुछ आपको लास्ट टाइम बताया उसके मुताबिक व्हेन यू पास स्टीम ओवर रेड हॉट कोक you will have the mixture of two gases which is carbon monoxide and hydrogen। और हमने आपसे ये कहा कि ये मिक्सचर जो है ये कहलाता है वाटर गैस। कहने को इसमें हाइड्रोजन बन गया, लेकिन अगर थोड़ी सी हम रियलिस्टिक सोच अपनाएं तो वी गोना हैव अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस और हमें उसमें से हाइड्रोजन अलग करना होगा। एक बच्चा कह सकता है सोचे समझे बगैर कि सर जो पहला तरीका आपने पढ़ाया था उसमें पानी में से जब बिजली गुजारते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें बनती हैं, वहाँ तो आपने नहीं बताया हाइड्रोजन कैसे अलग करते हैं। तो जहाँ वहाँ जो कुछ मैंने आपको बताया पूरी तफसील से, उसके बाद इस सवाल की अहमियत खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपने ये बात सुनी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर के प्रोसेस में एक साथ नहीं बनती, अलग अलग जगहों पे बनती हैं। हम अपना सेल किसी भी डिजाइन का बना लें, कैथोड एक कोने पर होता है, एनोड दूसरे कोने पर होता है। हाइड्रोजन कैथोड पर बनती है, ऑक्सीजन एनोड पर बनती है। हम जानबूझकर उन्हें मिला दें तो और बात है, अदरवाइज एपरेटस ऐसे सेट किया जाता है कि कैथोड अलग कॉर्नर पे होता है, एनोड अलग पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कॉर्नर पे बनती हैं, इसलिए वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन अमूमन हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं और उसके ऊपर से स्टीम गुजारते हैं, तो जहाँ जहाँ से स्टीम कार्बन से टकराती है दोनों गैसें एक साथ बन जाती हैं। सो वी हैव अ मिक्सचर। और बात हो गई थी बहरहाल इस पर पूरी लास्ट टाइम, मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे। इट इज दिस डिटेल इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इस मेथड का ये हिस्सा होगा। यानी अगर हमसे कहा जाए स्टीम कार्बन प्रोसेस या स्टीम कोक प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस बनाइए, तो हम पर लाजिम है कि हम साथ में ये सेपरेशन लिखें। तो सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। तो सबसे मैंने कहा था 2 तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है लिक्विफैक्शन। नाम से ही शायद अंदाजा हमें हो रहा हो, ये है तरीका कि which involves the liquefaction or cooling of a gas till it converts into liquid। हम सबको पता है अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को हीट करते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस बन जाता है। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। और रिवर्स क्या है? रिवर्स ये है कि अगर मैं गैस को कूल करूं तो जैसे ही वो अपने कंडेंसिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो बन जाएगा
लिक्विड, और फिर अगर मैं लिक्विड को कूल करूं तो वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचकर बन जाएगा सॉलिड। सो ऑल थ्री स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। मिसाल के तौर पर पानी, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। अगर आप लिक्विड से पानी को स्टीम में, गैस में कन्वर्ट करें तो 100 डिग्री पे हो जाएगा। अब अगर आपके पास स्टीम है और आप उसे ठंडा करके वापस लिक्विड वाटर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर 100 से 100 पर ही डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ठंडा करके लाना होगा। तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी को हीट करेंगे तो वो लिक्विड से गैस बन जाएगा, और 100 वाले पानी को ही ठंडा करेंगे तो वो वापस लिक्विड बन जाएगा। तो 100 डिग्री कन्वर्जन टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट भी है और कंडेंसिंग पॉइंट भी है। इस पर अगर हम हीट कर रहे हैं तो लिक्विड बॉयल होकर गैस बन जाएगा, इस पर हम कूल कर रहे हैं तो गैस कूल होकर या कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगी। तो इस तरह हमारे दिमाग में ये पूरी स्टोरी है फंडामेंटल। तो लिक्विफिकेशन में हमने क्या देखा कि ये जो दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम इस लिक्विड, इस मिक्सचर को ठंडा करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंडेंसिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई अब -200, सॉरी, -196 जमा निकल गया मेरे, -200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब -200 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है, सोचिए आप कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम सुनते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। उसके बाद अक्सर सुनाई देता है सर्दियों में टेम्परेचर 0 से कम हो गया। तो कराची में तो खैर ये हसीन बात कभी नहीं हुई, लेकिन वैसे सुनते हैं मरी में -4 हो गया, तो कोयटा में -3 हो गया, ऐसे सुनते हैं। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये है -200। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर साइंस वालों ने आपको बताया वो क्या होता है, -273। -273 पर पहुंचते पहुंचते दुनिया में कोई गैस ऐसी नहीं बचती। जो आखिरी गैसेस एक तरह से पहले लिक्विड और फिर सॉलिड बनती हैं, वो हीलियम और हाइड्रोजन है। कंडेंस होकर लेवल के फ्रीज होकर सॉलिड भी बन जाते हैं। लेकिन अभी ये उससे थोड़ा पहले है -200। तो -200 तक अगर मैं इस मिक्सचर को ठंडा करूं तो हाइड्रोजन गैस ही रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाएगी। हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने के लिए और भी कम टेम्परेचर चाहिए, वो तकरीबन अगर मुझे सही याद है तो -258 या 260 के करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में ये सारी बात थी, हमने कहा ओके, अगर हम वाटर गैस को ठंडा करना शुरू करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर -200 पर पहुंचेगा, हाइड्रोजन गैस ही रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाएगी। तो अब वो जो लिक्विड बन गई उसे हम आसानी से अलग कर लेंगे। तो ये तरीका सिंपली यूं लिखा जाएगा, पहले इफ वी कूल द मिक्सचर ऑफ carbon monoxide and hydrogen to -200 degree centigrade, then carbon monoxide becomes liquid and can be separated easily। अच्छा, अब ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर वाकई आप ऐसा सोचें और इसे इस तरह से अलहदा करें तो 99% कार्बन मोनोऑक्साइड बड़े मजे से अलग हो जाएगी, लेकिन कोई 1% के करीब, समझें उसकी चंद ट्रेसेस, उसकी चंद बूंदे जो हैं वो रह जा। वो उसकी लॉजिक भी बड़ी सिंपल है भाई, एग्जैक्टली एपरेटर्स ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ कि सपोज ये था सिलेंडर विच कंटेन्स वाटर गैस। हमने इसे अपनी कूलिंग डिवाइस में रखा जो टेम्परेचर को -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करा सकती है। तो इसमें हाइड्रोजन तो पूरे सिलेंडर में गैस की तरह ही रहेगी, अलबत्ता जहां जहां कार्बन मोनोऑक्साइड की बनती गई और यहाँ जमा हो गई। इसी तरह बूंदे भी जमा हुई, बात है, वो तो हर तरफ थी ना, बनकर कोई दीवार के साथ चिपक गई, कोई नीचे ठहर गई।
अब ये वाला हिस्सा जो नीचे था वो मजे से सेपरेट कर लेते हैं, फर्ज करें यहाँ टैब है, टैब से बाहर सारी लिक्विड गैस डाल ली, लेकिन वो जो दीवारों के साथ थोड़े थोड़े से इसके ड्रॉप्स चिपके हुए थे वो तो पीछे ही रह गए हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो फिर इसमें एक छोटा सा प्रोसेस और कर देते हैं। हम कहते हैं बल्क तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का हट गया है इस कूलिंग के नतीजे में, मगर टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ carbon monoxide left, we add sodium hydroxide। तो अब वैसे तो सिर्फ इस तरह करके, ये मैं इस तरह इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कई दफा कहा है प्योरिटी टेबल के चैप्टर में भी और अभी भी कह रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन किताब में लिखी होती है वो हमारे लिए फुल एंड फाइनल होती है। अगर हमारी ज़ाती नॉलेज उससे थोड़ा डिफर भी करती है तो वो बता दी जाए, लेकिन फॉलो बुक की जाए, उसमें हम सेफ रहते हैं। बुक की गलत बात भी अगर आपने पेपर में कोट कर दी ना तो आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो बुक में लिखी थी, उनका कसूर है। और अपनी तरफ से लिखेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, अगर गलत निकली तो फंस गए, सही निकली तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत निकली तो फंस गया। तो इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल में भी आपसे कहा कि ऑल्दो जो वर्जन पीरियोडिक टेबल का हमारी किताब में है वो तो अब बहुत ही दकियानूसी हो गया है, बहुत पुराना वाला है, जिसमें ये लेबलिंग है कि आप ज़बरदस्ती 8B 3 ग्रुप्स को कह देते हैं। अब किसी भी टेबल में ये नहीं लिखा होता है, बहुत पुराना है, लेकिन चूंकि हमारी बुक उसी तरह लिख रही है तो हमें कोई डर नहीं है, हम पेपर में लिखेंगे, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अब यहाँ मैं एक बात बता दूँ, फेडरल बोर्ड की किताब में भी ये तरीका है, वो कहते हैं बस काफ़ी है, आपने वाटर गैस को कूल किया, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन गई, हाइड्रोजन गैस ही रही, आपने वो लिक्विड अपने कंटेनर से अलग कर लिया। इस चक्कर में नहीं पड़े शक्ल कैसी है कंटेनर की, कैसे अलग हो, बस एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी, बात खत्म, उन्होंने बात यहाँ खत्म कर दी। हमारी किताब वालों ने इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई, और ये सही डिटेल बताई, गलत नहीं बताई, बिल्कुल सही बताई। यानी फेडरल बोर्ड वालों ने बात को मुख्तसर बनाया है, हमारे वालों ने पूरी डिटेल बताई। और वो डिटेल क्या है कि जब आप ऐसा करते हैं तो 99% मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन अभी भी 1% छोटी छोटी सी बूंदे रह जाती हैं अंदर। उसका क्या करते हैं, हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। क्या करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड जहां जहां हमारे कंटेनर में थोड़े थोड़े कार्बन मोनोऑक्साइड के ड्रॉप्स मौजूद हैं, उनसे रिएक्शन करके ये केमिकल बना देता है। दिस केमिकल नेम इज सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट सॉलिड होता है और वो दीवारों से मुसलसल मुस्तकिल चिपक जाता है। इस तरह अब इस कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन गैस, आप इस कंटेनर को वापस रूम टेम्परेचर पे ले आइए, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन रहेगी, सोडियम फॉर्मेट सॉलिड हालत में दीवारों से चिपका हुआ, उससे कोई डर नहीं। अब ये हाइड्रोजन गैस आप जहाँ चाहें इस्तेमाल करें। इस तरह 100% प्योर हाइड्रोजन गैस हासिल हो जाती है। एक छोटा सा पैराग्राफ बताया, हमने वाटर गैस को कूल किया टिल -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू रिमूव द कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस। Almost all carbon monoxide is removed by this method, but there are some traces left behind. To remove that traces, we add sodium hydroxide, which is going to combine with those leftover drops of carbon monoxide to form sodium formate. In this way, जो equation लिखी हुई है, and hence complete removal of CO took place. काम खत्म हो गया। ये पहला ऑप्शन, पहला तरीका है, इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह एक से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। तो ये तरीका लिखा, आप देखिए फिर भी याद दिला रहा हूँ कि एक छोटा सा हमने पैरा लिखा है और इक्वेशन लिखी है। अच्छा, ये चीज है ना सेपरेशन की डिटेल बताना, चूंकि इसमें असल रिएक्शन तो हो गया था ना ऊपर जिससे मोटर गैस बनी थी, अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है हाउ वी गोना सेपरेट, तो ये पैरा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखी हुई बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज कि किस टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बनती है, ये फिलिंदा ब्रेन या एमसीक्यूज में बहुत पूछी गई है। तो इसलिए भी हमारे लिए ऐसा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ऐसी छोटी इंफॉर्मेशन मौजूद हो ना, ये अलग से भी किसी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। दूसरा तरीका जिससे मोनोऑक्साइड को वाटर गैस से अलग कर सकता हूँ कहलाता है बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ
स्टीम। भाई आपको याद तो है, अभी मैंने लेक्चर शुरू करते हुए भी इसीलिए लिखा, इसकी स्लाइड दिखा दूं कि वाटर गैस बनी कैसे थी, कोक और स्टीम के रिएक्शन से। अब मैंने क्या हेडिंग डाली है, बाय यूजिंग एक्सेस स्टीम। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस की सेपरेशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, जब आप कोक और स्टीम का रिएक्शन कराएंगे तो इक्वेशन की डिमांड है कि दोनों का 1-1 मोल हो। आप डेलिबरेटली स्टीम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मोर देन 1 मोल, इनफैक्ट 2 या 3 मोल्स यूज करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब आप एक्सेस स्टीम यूज करेंगे तो जो वाटर गैस बनेगी वो उस एक्सेस स्टीम से रिएक्शन कर लेगी। जब कार्बन ने एक स्टीम से रिएक्शन किया तो उसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वो फर्दर स्टीम से रिएक्शन करेगी तो बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा भाई, इससे क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं ना, इन दिस मेथड कार्बन, बल्कि पहले ये लिखिए, दिस मेथड what is treated with excess steam in the presence of ferrous and zinc oxide as catalyst. Carbon monoxide in water gas converts to कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, आपके पास है वाटर गैस, आपने इसका रिएक्शन करवाया स्टीम से, यानी वही पानी से हाई टेम्परेचर पे। FeO और जिंक ऑक्साइड हमारे कैटलिस्ट हैं। टेम्परेचर तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, उसे आप डेल्टा के निशान से लिख सकते हैं, लेकिन कैटलिस्ट के नाम प्रॉपर लिखने जरूरी है। फॉर्मूला या नाम फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, या तो नाम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि फॉर्मूले जैसे मैंने लिखा है। तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो स्टीम में ऑक्सीजन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अब जो स्टीम में H2 है ये भी अलग हो जाएगा, तो हाइड्रोजन डबल हो गई। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब है आपने ये किया कि अपने कार्बन अपने वाटर गैस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। लेकिन सर इसका क्या फायदा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस है। आपने एक गैस से दूसरी गैस बना दी, अभी भी बेचारा हाइड्रोजन अलग नहीं हुआ। पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिक्सचर की सूरत में था, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सचर की सूरत में है। पहले तो फिर थोड़ा सा फायदा था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ होती है तो आप उसे वाटर गैस कहते हैं, और आपने बताया था कि वाटर गैस एक बहुत अच्छा फ्यूल है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपके पास है वो कोई फ्यूल नहीं है। तो आपने बेकार कर दिया काम। नहीं बेटा, सब्र करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी फैसला नहीं करते। इस मिक्सचर में से अब कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना इसलिए बड़ा आसान है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर पानी में डिजोल्व हो जाती है और हाइड्रोजन नहीं होती। इसका मतलब है हम इस मिक्सचर को हाई प्रेशर में से पानी में से गुजारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर रह जाएगी, उसमें डिजोल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन बुलबुले बनाती है बाहर। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक लाइन ये लिख देंगे कि CO2 इज सॉल्युबल इन water at high pressure and hence can be easily separated। इस तरह ये दो तरीके हो गए जिनसे हम हाइड्रोजन को वाटर गैस से अलहदा कर सकते हैं। अब ये जहन में रहे
इन दोनों तरीकों की काफ़ी ज़्यादा डिटेल बनती है। अगर हम सोचना शुरू करें, सवाल आएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जो कहा कि हम हाई प्रेशर पर पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस डिज़ोल्व नहीं होती, कैसे करते हैं? कैसे एपरेटस होता है वो जिससे ये सारा काम होता है, कैसे उसे ऑपरेट करते हैं? हमने कोई चीज़ डिस्कस नहीं की। वजह उसकी सिंपल है कि चूँकि हमें हाइड्रोजन के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 तरीके पढ़ने हैं इंडस्ट्री में। अगर हम हर तरीके में इतनी ज़्यादा डिटेल करेंगे तो हमारा तो काम हो जाएगा। हाँ, जहाँ हमें आगे किसी चीज़ को प्रिपेयर करने का सिर्फ़ एक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है ना, वहाँ हम ये सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जितनी डिटेल किताब ने डिस्कस की है, मैं उससे थोड़ी-सी ज़्यादा ही कर रहा हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम हर टॉपिक पर पूरी-पूरी किताबें लिखना शुरू कर दें, बेवकूफ़ी है, टाइम ज़ाया होता है। इसलिए अगर मैंने नहीं बताया है, तो इसका मतलब है उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पूरे मेथड में वाटर गैस बनाने में कौन-सा एपरेटस इस्तेमाल हुआ और कैसे हमने प्रैक्टिकली वो काम किया होगा, उसको सेपरेट करने में हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर गैस क्या किया, नन इज़ आवर कंसर्न। जो थोड़ा बहुत हमने बता दिया वो ज़रूरी समझते हुए कि चलो कुछ समझ में आ जाए, अदरवाइज़ वी जस्ट नीड टू लर्न दिस इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को हर तरीके से पूछा जा सकता है। उसकी लैंग्वेज इतनी क्लियर होती है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती कि उसे जवाब में क्या लिखना है, याद उसे सब करना है। अब लिखना पेपर में उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन आए। उनका क्वेश्चन हो जस्ट गिव अस द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम कोक प्रोसेस, तो क्या होगा? आप सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन वी पास हाइड्रोजन स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म, व्हिच इज कॉल्ड वाटर गैस। और फिर कोई एक तरीका, दो पढ़े ना, कोई एक तरीका लिखेंगे सेपरेशन का, दैट्स इट। लेकिन जैसा कि आप भी फाइवर में से देख लेंगे तो आपको चलेगा, वो लोग सवाल इस तरह पूछते हैं कि आपको दोनों तरीके लिखने पड़ते हैं। उनका सवाल अमूमन ये होता है कि हाउ वाटर गैस इज फॉर्म बाय स्टीम कोक प्रोसेस एंड गिव टू मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। अब आप खुद देखिए कितना क्लियर है। पहले बताइए वाटर गैस स्टीम कोक से कैसे बनी, वो पहले बता दिया। उसके बाद हमें दो तरीके बताइए जिससे हाइड्रोजन को वाटर गैस से अलग किया जा सकता है। हमने दोनों तरीके बता दिए, खत्म। ठीक है। अब ये पूरा काम जो हमने कर लिया ये हो गए टू मेथड्स। पहला मेथड था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत डिटेल थी वो इलेक्ट्रोलाइसिस से रेलेवेंट थी। दूसरा तरीका स्टीम कोक प्रोसेस, जिसके साथ हमें हाइड्रोजन को वाटर गैस से कैसे अलग करते हैं उसके दो तरीके भी डिस्कस करने पड़े। ये बात बताने के बाद कि जरूरी ये है कि हम एक तरीका तो लाजमन लिखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सवाल में खास तौर पर कहा तो दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है। अब आइए टोटल थर्ड मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड स्टीम कोक प्रोसेस, our third process is called steam hydrocarbon process। अब हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को विच कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, विच कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो ऑर्गेनिक में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत हैं ऐसे कंपाउंड। तो अब हमने अगर लिख दिया स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, तो बेसिकली तो इसका मतलब ये है कि किसी भी का हाइड्रोकार्बन से आप ये काम ले सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन होंगे बहुत सारे, लेकिन एक को कम से कम हम जरूर जानते हैं और वो है मीथेन, CH4। तो यहाँ हम उसी का हवाला देंगे कि व्हेन स्टीम कार्बन in the presence of nickel as carbon monoxide also called water gas is formed। लो भाई ये क्या तमाशा, मीथेन है CH4, आपने उसका रिएक्शन वाटर यानी स्टीम से कराया, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जिसको अगेन वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट टू शो, तो हमने डेल्टा का निशान हाई टेम्परेचर का निशान बना दिया। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड
एंड हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड वाटर गैस, अभी तो सुन के आए हैं। इसका मतलब है सेकंड मेथड में स्टीम कोक प्रोसेस से भी वाटर गैस बनी, और थर्ड प्रोसेस में स्टीम हाइड्रोकार्बन मेथड से भी वाटर गैस बनी। थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग रहा है, और डिफरेंट ये है कि पिछली दफा जब आपने वाटर गैस बनाई थी तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन 1:1 रेशियो। दिस टाइम इट इज अ मिक्सचर इन 1:3 रेशियो। हमने कहा डोंट वरी, मिक्सचर्स के अंदर ये कंपोजिशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसी भी प्रोपोर्शन से मिले हुए हो, यस दे आर कंसीडर्ड एज वाटर गैस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसका मतलब है ये वाटर गैस हमारी अभी भी कहलाएगी। तो हमने एक और तरीके से वाटर गैस बना दी, तो अब क्या करना चाहिए सर? फिर दोबारा सेपरेशन होगी। ऐसी बात है, आपने कहा था हमें तो प्योर सैंपल चाहिए हाइड्रोजन का, ये तो प्योर नहीं है। हमने कहा बिल्कुल, तो दोबारा सेपरेशन होगी, तो दोबारा होगी तो सही, मगर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही दोनों तरीके जो अभी आप पढ़कर आए हैं विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल हियर। तो अगर इम्तिहान वाले स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस से आपसे कहें हाइड्रोजन गैस बनाइए, तो आप इस तरह से पहले वाटर गैस बनाएंगे, और फिर या तो दोनों तरीके या कोई एक तरीका अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आप लिखेंगे हाउ टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये तय हो गया कि सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड स्टीम कोक प्रोसेस एंड थर्ड इंडस्ट्रियल मेथड स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, इन दोनों तरीकों से हम पहले वाटर गैस बनाते हैं, और फिर उस वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक लिक्विफिकेशन है और एक यूजिंग एक्सेस ऑफ स्टीम है। तो अब जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा, लेकिन अब हमारे पास वाटर गैस बनाने के भी दो तरीके हो गए, और उनसे हाइड्रोजन को सेपरेट करने के भी दो तरीके, और ओवरऑल ये तीन मेथड्स हो गए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के। तो इंशाल्लाह ताला फिर अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये नहीं करेंगे कि नेक्स्ट क्लास मैथ्स बायो वालों की है, उनकी भी कुछ 3-4 मिनट हम मार गए हैं, तो इसलिए अब बाकी बातें अगली दफा के लिए रखते हैं।